बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हम अपने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर बात करेंगे, रूहानी और जिस्मानी। हम देखते हैं कि माह रमज़ान के अंदर लोगों को रूहानी सुकून भी मिलता है और वो चाहते हैं कि हमें जिस्मानी सुकून भी मिले। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में लोग ये आते हैं इन कंप्लेंट्स के साथ, डॉक्टर साहब मैं रोज़े रख रही हूँ या मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मेरी स्किन के ऊपर अजीबो गरीब कलर मेरे चेंज होते जा रहे हैं, मुझे इचिंग होती है, मेरी स्किन जो है ना वो डार्क होती चली जा रही है, आगे ईद आने वाली है, डॉक्टर साहब मेरा क्या बनेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो फंक्शंस होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे भी जब जाने के लिए हमारे मेल हों या फीमेल हों, वो दोनों ही ये चाहते हैं कि हमें हर सूरत खूबसूरत नज़र आना है, हमें अपनी उम्र से कम नज़र आना है। अगर कोई 50 साल का है तो वो चाहता है कि मैं 25 से 30 साल का नज़र आऊँ। अगर कोई 25-30 वाला है तो वो चाह रहा है कि मैं टीनेजर्स का नज़र आऊँ। इसी तरह फीमेल्स के अंदर भी अगर वो 60-70 की हैं तो वो चाहती हैं मैं 45 से 50 की नज़र आऊँ। अगर वो अंडर 50 हैं तो वो चाहती हैं मैं 25 से 35 के दरमियान में नज़र आऊँ। तो क्या एस्थेटिक और कॉस्मेटिक्स, ये ऐसे क्या आज के दौर के अंदर क्या एडवांसमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है कि जिसकी वजह से इंसान अपनी उम्र से भी छोटा नज़र आता है और खूबसूरत भी ज़्यादा नज़र आता है। उसकी ग्लास स्किन भी बनती है और उसकी स्किन खूबसूरत भी होती है। क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्या ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं? इन सारे मौज़ूआत पर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमने अपने इस प्रोग्राम में इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सहरश फयाज, जो कि कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटिक ट्रेनर और उसकी प्रैक्टिशनर भी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Dr. Tanveer, having me in your podcast and your show. Always welcome, Dr. Sabha. We would like to know about your personality and your educational journey. जब भी कोई गेस्ट मेरे प्रोग्राम में होता है तो मेरी कोशिश होती है कि उसकी एजुकेशनल जर्नी के ऊपर भी बात की जाए, ताकि सुनने वाले को पता चले कि कितनी हडल्स और कितनी मुश्किलात के बाद हमारा गेस्ट यहाँ पे अच्छा वाल मैंने चूँकि अपने जो इंटरमीडिएट के बाद मैंने जो चाइना से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और है। उसके ठीक। बाद आई केम बैक टू माय ऑन कंट्री। यहाँ आके फिर मैंने अपनी हाउस जॉब की एंड देन आई स्टार्टेड माय स्पेशलाइजेशन। मैंने उस दौरान में अपने पेरिफेरी के कुछ एरियाज जो हैं वो भी कवर किए थे। ठीक। इन माय नेटिव जो माय विलेज है मैं उसमें भी मैंने काफ़ी हद तक सर्विसेज परफॉर्म की। और अगर एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, चूँकि एस्थेटिक का हमारे पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लॉ रूल या एजुकेशन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आई वेंट आउट ऑफ कंट्री। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी ठीक। जो एजुकेशनल बॉडी है जहाँ से मैंने ट्रेनिंग पूरी की थी, लेकिन मैंने अपने स्टेप्स वहाँ से पूरे किया। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान अगेन। और उस दौरान जो है मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी अच्छे-अच्छे, यहाँ पे जो बड़े अच्छे रिनाउंड सेटअप हैं लाहौर में, वहाँ से मुझे ऑफ़र भी हुई कि आप हमें सर्विसेज प्रोवाइड करें अपनी। और मैंने अपने एज अ ट्रेनर भी यहाँ पे जो है वो अपनी सर्विसेज दी। और आई एम स्टिल वर्किंग एज अ ट्रेनर। बहुत से एस्थेटिक स्टूडेंट जो हैं एमबीबीएस के बाद, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं। दे आर माशाल्लाह से वर्किंग इन लाहौर एंड मेनी अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एज वेल। तो दिस ठीक। इज ऑल अबाउट मी जी। और दरमियान में जो कुछ है वो तो ऑब्वियसली इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, कैसे ये शौक पैदा हुआ कि मैंने लोगों को खूबसूरत ही बनाना है? अच्छा अच्छा, देयर इज अ कोरिलेशन एक्चुअली ना। मेरी जो ट्रेनिंग थी वो मैंने ईएनटी में की थी, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों साइड पे चल रही थी। व्हेन आई कंप्लीटेड माय हाउस जॉब तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मुझे डर्मेटोलॉजी में भी आई हैव टू सर्व, और साइड बाय साइड में ईएनटी में भी कर रही थी। सो दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ माय सेकंड डिपार्टमेंट कि उनके पास कोई वहाँ पर उस वक्त मेडिकल ऑफिसर या उनके पास जो फीमेल डॉक्टर नहीं थी, तो वो मुझे ऑन करते थे, बोर्ड लेते थे फॉर द एग्जामिनेशन और बाकी पर्पस को लेके ना। तो मैं मेरा साथ साथ ये चलता गया, ठीक है। और जब मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली तो मुझे अपॉर्चुनिटी उस वक्त ये पाकिस्तान में तो खैर कुछ अरसे से है, लेकिन अभी स्ट्रीमलाइन या अभी एक जो हाइप क्रिएट हुई है वो अभी रिसेंटली हुई है एस्थेटिक की।
तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि जी एस्थेटिक में कोर्सेज बड़े अच्छे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिप्लोमाज हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, तो मैंने इसको फिर अवेल किया और मैं इन दोनों फील्ड्स को जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी साथ लेके चल रही हूँ। ठीक हो तो इंटरेस्ट मेरा, चूंकि मैं क्लिनिकल साइड पे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो क्लिनिकल साइड में एस्थेटिक ज़्यादा आता है। डर्मेटोलॉजी चूंकि हमारी फील्ड जो है वो क्लीन, जो उसमें हैंड्स ऑन है, प्रैक्टिकल वर्क है, वो कम होता है, तो मैं इस वजह से मैंने इसको परस्यू किया एस्थेटिक को इन माय ओन फील्ड। ठीक। डॉक्टर साहब, अगर हम एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स जी। इन दोनों को डिफरेंशिएट करें, इसका फ़र्क लोगों को समझाएं तो कैसे समझाएं? अच्छा, एस्थेटिक में ये होता है कि देखिए हम जो कॉस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो डिफरेंट है। जो कॉस्मेटिक है वो बेसिकली ज़्यादातर हम डॉक्टर्स को इतना कवर नहीं करते, उसको ज़्यादातर आपके जो ब्यूटिशियंस हैं या जो नॉन मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो कवर करते हैं। लेकिन जो एस्थेटिक का है वो इट्स अ ट्रू मेडिकल फील्ड है और उसको हम जो डॉक्टर्स हैं वो ऑन करते हैं और वो हम उसको कवर करते हैं। तो यानी अ, कॉस्मेटिक्स जी और जी, एस्थेटिक दो दोनों क्लिनिक डिफरेंट पे है। ही परफॉर्म होती हैं, या कॉस्मेटिक सिर्फ सैलून तक होती है और एस्थेटिक क्लिनिकल प्रैक्टिस, एस्थेटिक होनी क्लिनिकल प्रैक्टिस चाहिए, जो कि है नहीं? जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन होनी एस्थेटिक जो है वो कम्प्लीटली क्लिनिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए। और कॉस्मेटिक? कॉस्मेटिक अगर बिल्कुल वो आपके सैलून बेस पे हो रही है और वो सैलून से हटके भी हो रही है, लेकिन प्रैक्टिसिंग जो है ना दैट इज शुड बी द लेकिन अगर एस्थेटिक। कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें, वो तो क्लिनिकल में ही होगी। हाँ जी, सर्जरी इज समथिंग एल्स। लेकिन जी जी, कॉस्मेटिक की अगर बाकी प्रोडक्ट की बात करें तो वो सैलून में वो भी हो हमारी आउट ऑफ द रूट हो सकती है। और जाता है। उसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन का कोई इतना लंबा चौड़ा रूल नहीं है। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बाहर कॉस्मेटिक के लिए बाहर भी रूल्स? कॉस्मेटिक के लिए भी प्रॉपर वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हर कोई खुद से वो परफॉर्म नहीं कर सकता। अब जैसे एस्थेटिक सर्जरी में भी आता है, एस्थेटिक गायनोकोलॉजी है, एस्थेटिक सर्जरी है, वो भी हमारी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। सो कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी भी है, ठीक है, लेकिन एस्थेटिक गायनोकोलॉजी मुझे जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो मेडिकल बेस होना चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जिल्द के बुढ़ापे को जी, एस्थेटिक कैसे रोक सकती ठीक है। अच्छा, जिल्द के बुढ़ापे के लिए ना पहले समझना चाहिए कि बुढ़ापा कहते किसको है, है? एजिंग, ठीक व्हाट है। इज एक्चुअली एजिंग ना। तो एजिंग के दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं जो इंट्रिंसिक, लाइक एज वक्त के साथ साथ बढ़ते हुए सालों में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी चीज़ों में चेंज आता है। मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल से जो है ना वो अक्सर अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट्स को, लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि इट्स लाइक अ टेंट, ठीक है। जो टेंट का ऊपर का शीट है दैट इज एक्चुअली अवर स्किन, जो उसके अंडरलाइन के स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज द पिलर दैट होल्ड द टेंट एट द राइट पोजीशन। तो उसमें हमारे मसल्स भी आते हैं, हमारे फैट्स भी आते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ऊपर अलाइन होती है। इसके अलावा हमारे जो है लिगामेंट्स भी हैं एंड जी बोन डेंसिटी भी होती है। तो ये सब वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ जो उसकी डिक्लाइन वैल्यू है, उसका लेवल है, वो डिक्लाइन होना शुरू होता है, तो एजिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट इज एक्चुअली द कॉज ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात की जाए तो उसमें हमारी स्मोकिंग है, रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, उसमें आपकी स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा उसमें मैटर करता है। तो आरओएस जो है वो बेसिकली हम इसको रिलेट करते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस है उसको हम रिलेट करते हैं कि वो इज़ द मेन पॉजिटिव फैक्टर फॉर द एजिंग प्रोसेस। तो आपका क्वेश्चन है इसको हम कैसे होल्ड कर सकते हैं। तो हम इसको इसी लेवल पे रख के कि जो जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, हम उस पॉजिटिव फैक्टर्स को मैनेज करके हम इसको स्टॉप तो नहीं कर सकते, वी कैन डिले द एजिंग प्रोसेस ओनली, बट डेफिनेटली स्टॉप नहीं हो सकता। ठीक हो। लेकिन बहुत खूबसूरती से हम इसको होल्ड या डिले कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, एस्थेटिक ये कहा जाता है कि ये महंगा प्रोसीजर्स है, महंगा तरीका इलाज है। एक आम आदमी, जी, रिक्शे वाला, रेडी वाला, लेबरमैन, या वो अपनी फैमिली को अगर एस्थेटिक के किसी रोल्स में डालना चाहे तो कैसे डालें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर तनवीर आपका। अच्छा, इस ऑनेस्टली इज वेरी ट्रू। ये बहुत कॉस्मेटिक, जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं वो कॉस्टली हैं, बिकॉज उसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज़ की जाती है, जो हम मशीन गैजेट्स यूज़ करते हैं, अगर ओरिजिनल लिए जाएं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली जो है, कंज्यूमेबल जितने भी हम यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट हमने पूरी करनी होती है, तो इसलिए इसको लेबल किया जाता है इट इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसीजर्स। लेकिन अगर कंपैरेटिवली आप हमारे पास सन ब्लॉक्स हैं,
ठीक है, अब हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमें एजुकेट करना चाहिए अपनी आवाम को कि एटलीस्ट जो रिक्शा ड्राइवर है वो थ्रू आउट द डे जो है वो सन एक्सपोजर में रहता है, तो और कुछ भी नहीं अगर कर सकते तो सन ब्लॉक तो जरूर लगाएं। ठीक। अपनी नींद पूरी करें। ठीक है, आप फिजिकल सन ब्लॉक अप्लाई करें, आप केमिकल सन ब्लॉक अप्लाई करें, और एटलीस्ट जो कर सकते हैं। और ये हमने देखा भी है मैंने अपने क्लाइंट्स के अंदर कि जो ड्राइविंग फील्ड में लोग होते हैं उनको एक्सपोजर की वजह से एजिंग और पिगमेंटेशन, ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा उनपे अपीयर होती हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द होल पब्लिक। सो इस हिसाब से हम कुछ एलिमेंट्स को कवर कर सकते हैं। ठीक हो। डॉक्टर साहब, एस्थेटिक और कॉस्मेटिक, जी, इनके अगर क्राइटेरिया की बात करें तो कौन सी ऐसी डिजीज या कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जो जो बीमारियां इनके अंदर आती हैं? अच्छा, एस्थेटिक में चूंकि बीमारियां नहीं आती, वी नेवर यूज टू कॉल अवर पीपल, या जो हमारे पास आते हैं उनको हमने कभी पेशेंट्स का नाम नहीं दिया, वी यूज टू कॉल देम क्लाइंट। क्लाइंट कहने की वजह ये होती है कि उनकी अपनी रिजर्वेशंस होती हैं, उनके अपने उनकी अपनी एनहेंसमेंट, वो उनकी अपनी विशेस होती हैं, वो हमारे पास आते हैं और उसको हम डील करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कभी भी क्लाइंट के तौर पे लेते हैं, लेकिन पेशेंट के तौर पे नहीं लेते। ठीक है, अगर इसमें डिफरेंशिएट करना चाहें तो जैसे एस्थेटिक में मैंने जो देखा है, हमारे पास पेशेंट ज़्यादातर जो क्लाइंट आते हैं वो आते हैं अपनी फेस के, अपने बॉडी के शेप्स को चेंज करने के लिए, कंटूर करने के लिए आते हैं। ठीक। कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं वो होते हैं स्कार्स वगैरह के, सॉरी पिगमेंटेशन के, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये रंग गोरा करना है, ठीक है, पिगमेंट हो गए हैं गलत क्रीमें इस्तेमाल करने की वजह से, उसको कैसे कवर कर सकते हैं, या हम कॉस्मेटिक एप्लीकेशन से हम किस तरह चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। अब हम एस्थेटिक में हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो पोस्ट एक्ने स्कार्स के आते हैं, फोटो एजिंग के आते हैं हमारे पास, तो हम उसको उस हिसाब से एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करते हैं। ठीक हो। डॉक्टर साहब, अगर एक आम बंदा, एक आम लेमैन, जी जी, अगर वो ये समझना चाहे कि एस्थेटिक, कॉस्मेटिक और डर्मेटोलॉजी, इनमें फ़र्क तो कैसे समझे, डर्मेटोलॉजी में और एस्थेटिक? बिल्कुल। अच्छा, डर्मेटोलॉजी जो है ना, चूंकि वैसे तो ये मेरी फील्ड नहीं है, आई एम वर्किंग एज अ कॉस्मेटिक और एस्थेटिक में प्रैक्टिस में कर रही हूँ, तो डर्मेटोलॉजी में बहुत इज़ अ वास्ट फील्ड, उसमें बहुत सी डिजीज़ आती हैं, और उसके अंदर स्किन के, उसमें स्किन की जो लुक वाइज है वो कम हमारे पास प्रेजेंटेशन होती हैं, उसमें डिजीजेज ज़्यादा होती हैं। ठीक है। जैसे सोराइसिस हो गया, आप देखेंगे पेम्फिगॉइड है, पेम्फिगस है, बहुत फंगल सी है, इचिंग है, फंगल उसके है, बाकी बहुत सारे। सी हैं, उसको मेरा ख्याल है हमें उसको कवर नहीं करना चाहिए बीइंग अ एस्थेटिक फिजिशियन। ठीक। सो वो जो है दैट शुड बी कवर्ड बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट। उसमें और भी बहुत से डिजीज हैं वो डर्मेटोलॉजी की फील्ड में आती हैं। एस्थेटिक में आते हैं जो आपको कॉस्मेटिकली इंप्रूव करनी होती हैं चीज़ें, उसको हम बेसिकली लेबल करते हैं एस्थेटिक में। जो आपको फीचर इनहेंस करने हैं, आपको अपनी स्किन के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, आपको अपने लुक में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, वो उसको हम एस्थेटिक में कवर करते हैं। मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों को बड़े आसान अल्फाज में समझाता हूँ। जी जी, मैंने कहता हूँ कि देखें, गाड़ी के मैकेनिकल काम को डर्मेटोलॉजी कहते हैं और उसकी डेंटिंग पेंटिंग को कॉस्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक बिल्कुल जी, कहते हैं, बिल्कुल सही ताकि आपने, वो उनको आसान अल्फाज में समझ आ जाए। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें एस्थेटिक प्रोसीजर्स की, जी जी, तो हम ये देख रहे हैं कि जगह जगह पे आपको सोशल मीडिया के थ्रू, एआई के थ्रू, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो लोगों की जो एक्सेस है वो बड़ी इजी हो चुकी है। हर बंदा एस्थेटिक प्रोसीजर कर रहा है, बिल्कुल सही कहा और आपने। कुछ ने पैकेजेस लगाए होते हैं कि जी इतने में करेंगे और इतने में करेंगे। एक स्टैंडर्ड का एस्थेटिक क्लिनिक आपकी नज़र में कैसा होता है? अच्छा, उसमें ना सबसे पहले तो मैटर करती है कि वो उसके अंदर जो जो एस्थेटिक क्लिनिक बनाया हुआ है उसकी अप्रोच कैसी है। ठीक है, नंबर वन। प्रैक्टिशनर जो है, जो जो क्लिनिशियन है, उसका अपना एक्सपर्टीज उसकी कितनी है। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जी, मैं अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊँ तो दे रन देयर क्लिनिक, उसके बाद आके ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, या वो 5 दिन की 7 दिन की ट्रेनिंग की, उसके बाद जाके अपने क्लिनिक स्टार्ट कर लिए अर्निंग के लिए। इज़ वेरी गुड पॉइंट, लेकिन अगर आप इफ़ यू आर डीलिंग विद आवर ओन पीपल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अच्छा नहीं समझती। आपके पास एक्सपीरियंस ह्यूज होना चाहिए, आप किसी अंडर सुपरविजन, किसी एक अच्छे जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, उनके अंडर काम करें, अपने एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद फिर आप अपना क्लिनिक ऑन करें। ठीक है, और दूसरी आपने पैकेजेस की बात की, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देने लगी हूँ छोटी सी। अब देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेटली ना इसको ज़रा अर्निंग सोर्स ज़्यादा बना दिया गया है, रादर गिविंग अ क्वालिटी वर्क एंड क्वालिटी प्रोडक्ट ना।
मेरे पास एक पेशेंट थी, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। पेशेंट आई थी मेरे पास और हमारा एक प्रोफाइलो एक इंजेक्टेबल होता है, वो हम करते हैं फेस और नेक के लेवल पे और बहुत से अदर बाकी बॉडी पार्ट पे भी करते हैं। अच्छा, पेशेंट ने मुझे मैंने एक अमाउंट बताई उनको, उसके बाद शी आस्क्ड मी कि ये तो डॉक्टर साहब महंगा है, आप ज़्यादा चार्जेस बता रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, प्रोडक्ट की चार्जेस जो है ना वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम इसको उसी तरह से हम इसको आगे अमाउंट को कैलकुलेट करके हम यूज टू गेट फ्रॉम द पेशेंट एज वेल। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, मैं फ़लाँ एक क्लिनिक पे गई थी, उन्होंने मुझे इससे हाफ अमाउंट में कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे वो भी उन्होंने भी किया था, तो आप इतने चार्जेस क्यों ले रहे हैं ना। अच्छा, आई है फिर हमारी कोई थोड़ी सी नेगोशिएशन के बाद वी आई स्टार्ट हर इंजेक्टेबल। जब मैंने इंजेक्शन लगाने के बाद मैंने नेक को फेस को कवर करके नेक पे मैं जब आई, तो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब वो तो डॉक्टर हमारे नेक पे नहीं करते थे। तो मैंने कहा कि ये जो प्रोफाइलो है इसके अंदर जो अमाउंट है वो नेक और फेस दोनों के लिए कवर करने के लिए होती है। उन्होंने कहा नहीं जी, वो तो मेरे फेस पे करके तो उन्होंने बस इतना कर गया था, नेक कवर नहीं की। तो मैंने कहा फिर बाकी हाफ जो था वो उन्होंने कहाँ किया था। तो पॉइंट समझाने का ये है कि कभी भी ये जो पैकेज लगते हैं, जो बंडल्स लगते हैं, इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमेबल होते हैं वो उतनी अमाउंट में यूज नहीं किया जाता जितनी अमाउंट में दरकार होता है। तो वो हाफ तो इंजेक्ट करते थे, हाफ सेव कर देते थे, मे बी फॉर यूज अदर ऑन द पेशेंट। अदर पेशेंट। मतलब मैं इसको अपने राय समझ रही हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि शायद वो इस तरह करते होंगे कि वो हाफ यूज करके हाफ किसी और पे यूज करते होंगे, लेकिन वो फिर हाफ प्राइस ले रहे थे। तो देखिए, जो एस्थेटिक के बारे में है ना कि जी बहुत महंगा है, जब आप क्वांटिटी क्वालिटी देते हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी महंगी होती है। बिल्कुल तो ऐसे। ये सब चीज़ें जो है ना, जब भी आप किसी क्लिनिक में जाते हैं तो आप ये ज़रूर उसको चेक कर लें कि क्या वो प्रोडक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, नंबर वन उसकी एक्सपायरी वगैरह तो बहुत ज़रूरी है, वो चेक करनी चाहिए। और फिर आप ये भी देखें कितनी अमाउंट में यूज़ करना दरकार है और कितनी अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है। ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे ना, तो मेरा ख्याल है अच्छा क्लिनिक या अच्छा एस्थेटिक सेंटर तभी चलता है जब उसमें आप क्वालिटी देते हैं। मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ ना, आई एम नॉट दैट कि मैं आई एम वर्किंग ओवर देयर तो मैं उसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करूंगी, लेकिन जब हम क्वालिटी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, और हम उनको क्वालिटी दे रहे हैं, इसीलिए वो हमारे पास 10-10 साल से दे आर गेटिंग ट्रीटमेंट। इनफैक्ट ओवरसीज हमारे पास आते हैं क्लाइंट, वो फिक्स है हमारे पास, जो हर साल में 2-3 महीने के लिए जो पाकिस्तान आते हैं, दे डू विजिट अवर क्लिनिक और वो आके प्रोसीजर करवा रहे हैं जी। तो आज आपने क्वालिटी देनी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एस्थेटिक प्रोसीजर्स के अंदर दाग धब्बे स्याइयों का इलाज कैसे होता है? अच्छा, उसमें हमारे पास जो दाग और धब्बे हैं और स्याहियाँ हैं, इनको जिनको हम बहुत ही सिंपल मिलाज़मा भी कहते हैं, पिगमेंटेशन कहते हैं, तो इसकी रूल्ड आउट हम करते हैं कि कॉज क्या है। बीइंग अ डॉक्टर हम सारे इसमें पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं कि कॉज क्या है। ठीक। कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, कोई आपने फिजिकल कोई टॉपिकल जैसे फार्मूला क्रीम्स हैं, वाइटनिंग क्रीम्स हैं, वो यूज़ की थी, उसकी वजह से आपने स्किन डैमेज कर ली है, ठीक है। थर्ड होता है कि अक्सर मैंने देखा है कि जो आफ्टर डिलीवरी जो है वो मिलाज़मा डेवलप हो जाता है, उस वजह में आपका फेरेटिन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी जाती है, तो हम उसको इंट्रिंसिकली भी कवर करते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास पील्स होती हैं जो स्किन की रिसर्फेसिंग कर देती हैं। अगर तो मिलाज़मा या छाइयाँ जो धब्बे हैं वो बहुत सुपरफिशियल लेयर में है, तो हम उसमें पीलिंग सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। उसमें आगे बहुत डिटेल है कि जी कौन कौन सा पीलिंग सोल्यूशन है। सेकंड पे हम जो रेजिस्टेंट होता है, जो स्टबन होता है, उनमें हम क्यू स्विच लेजर्स भी करते हैं। तो क्यू स्विच लेजर जो है वो भी डीपिगमेंटेशन करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी स्किन की टाइप है या कौन सी ऐसी आपका समझती हैं कि स्किन के अंदर कोई ऐसा दाग है, कोई स्कार है जो एस्थेटिक से भी कवर नहीं होता? स्किन में वो स्ट्रेच मार्क्स हैं, ठीक है। स्ट्रेच मार्क्स मैंने देखे हैं कि जो बहुत ओवर द पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स बनते हैं ना, उनको हम बहुत ज़्यादा इवन हमारे पास फ्रैक्शनल लेजर्स भी हैं, हम उसमें सर्जिकल भी ऑप्शन अवेल करते हैं, लेकिन वो मैंने देखा है दैट इज़ वेरी स्टबन, वो कवर नहीं होता। वो कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह से बहुत जो पोस्ट टेक्निक के स्कार, डीप पिटेड स्कार्स होते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है, बट आई नेवर यूज़ द वर्ड कि जी ख़त्म हो जाएंगे या वो फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमने देखा है कि दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। और मिलाज़मा अगेन, अगर मिलाज़मा है और मिलाज़मा आपका बहुत ज़्यादा अंडरनीथ सारे आपके लेयर्स को कवर कर चुका है, दैट इज़ अगेन अ नाइटमेयर फॉर डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक एज वेल। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे
तो डॉक्टर सहरश फयाज हमारे साथ मौजूद होंगी। मज़े की गुफ्तगू, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू, मुदल्लिल गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। मैं डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी हूं और आज की हमारी जो मोस्ट पॉपुलर गेस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सहरश फयाज, जो कि कंसल्टेंट एस्थेटिक कॉस्मेटिक ट्रेनर भी हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं और दुनिया को खूबसूरत बनाने के ऊपर बेस किए हुए हैं। और डॉक्टर साहब डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग करवा के लोगों को ऐसे वेल ट्रेंड भी कर रही हैं ताकि वो आपकी जिल्द के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना करें, प्रॉपर आपको खूबसूरत ही बनाए। डॉक्टर साहब, जैसे कि माह रमज़ान का महीना है, आगे ईद आने वाली है। ईद पे जैसे हमने अपने इंट्रो में जिक्र भी किया था कि हर बंदा चाहता है कि मैं खूबसूरत नजर भी आऊँ, जी जी रूहानी और जिस्मानी वो दोनों चाहता है। अंदर से तो वो रोज़ों के साथ आ जाता है, लेकिन बिल्कुल। बाहर से फिर वो एस्थेटिक का रोल शुरू होता है। ईद पर खूबसूरत लगने के लिए कौन से ऐसे प्रोसीजर करवाने चाहिए जिससे मेल हो या फीमेल हो दोनों अट्रैक्टिव बने? ठीक है। अच्छा, ईद से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ कि ईद तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा रूहानी, अंदर से तो सफाई हो जाती है। हम बिल्कुल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अवर बॉडी है रमज़ान। लेकिन जो फेस पे है ना, वो मैंने देखे या बॉडी पे हम अक्सर लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि वो सफिशिएंट अमाउंट में वाटर इनटेक नहीं करते। ठीक है। सेकंड पे हमने जो देखा है कि अपनी हमारे क्लाइंट्स के अंदर जो आता है वो प्रॉब्लम होता है नींद ना पूरी होने की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है और आप हमारे जो बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल है उसकी भी जाहिर बात है अमाउंट एकदम से स्पाइक कर जाती है और उस वजह से स्किन में एजिंग के कुछ फाइन लाइंस रिंकल्स वगैरह अपीयर होते हैं। वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं। ठीक है। डेफिनेटली वो टर्गर प्रेशर जब वापस मेंटेन हो जाता है तो वो खत्म हो जाते हैं। तो उस हवाले से जो मैंने देखा है कि, और फिर एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कंडीशन के बावजूद पेशेंट हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट लाइक एक्टिव सीरम्स हैं, अपने रेटिनॉल्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऊपर लगाते रहते हैं, तो स्किन बहुत इरिटेट हो जाती है। ठीक है। और ओवर डिहाइड्रेटेड लगती है स्किन। तो उसमें हमारे जो बहुत कॉमन प्रोसीजर्स हैं, इसमें हाइड्रा फेशियल है वो हम करवाते हैं, एडवाइस करते हैं पेशेंट को, क्लाइंट्स को वो करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी माइक्रो नीडलिंग पीआरपी के साथ हैं, आइदर इफ वी रिकमेंड रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग, उसमें दो फायदे होते हैं जी। एक तो वो आपके कोलेजन को बूस्ट अप करता है, दूसरा स्किन के अंदर बिल्कुल माइन्यूट पंक्चर्स करता है जिससे स्किन की रिसर्फेसिंग भी हो जाती है, डेड लेयर उतर जाती है। तो हम उसको पीआरपी के साथ कंबाइन करके करवाते हैं और तकरीबन 7-10 डेज बिफोर जो है ना वो आप ले सकते हैं ये प्रोसीजर। इसके अलावा प्रोफाइलो है विच इज़ अ हाइड्रेशन बूस्टर। उसके अंदर हेलुरोनिक एसिड की रिचेस्ट अमाउंट होती है, दैट इज़ अबाउट 64 मिलीग्राम। उसके अंदर जो हेलुरोनिक एसिड होता है, और आपको पता है जो एज अ मॉइस्चर रिटेनिंग जो प्रोडक्ट है हेलुरोनिक एसिड हमारे स्किन के लेवल पे, तो हम वो एडवाइस करते हैं पेशेंट को वो करवाएं। साथ में एज डिफरेंट फिर जो है वो सिनेरियोज के हिसाब से हम बाकी पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को भी एडवाइस करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ईद के ऊपर मेल फीमेल ज़्यादातर भागती हैं कि मैं किसी भी तरह जो है ना वो फेशियल करवा लूँ या कुछ ऐसे लेज़र करवा लूँ जिससे बॉडी के हेयर वगैरह चले जाए। तो फेशियल, हाइड्रा फेशियल और मेडिकल फेशियल या बाकी फेशियल्स की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन सा फेशियल बेस्ट होता है? ठीक है। अच्छा, जो कॉस्मेटिक फेशियल है, अगेन कॉस्मेटिक की बात करें तो वो सैलॉन बेस्ड हो रहा है, उसमें बहुत से केमिकल यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर योर स्किन। जो मेडिकेटेड फेशियल्स हैं जी, वो उसमें हम ट्रू जो स्किन के एक्सफोलिएशन के लिए स्किन के बैरियर को जो आपका जो है वो उसको हम मेंटेन करते हुए स्किन की एक्सफोलिएशन करते हैं। जो अपर लेयर होती है उसको हम रिमूव करते हैं, जो बेसिकली जिसको हम डेड लेयर कहते हैं। इसमें हम बहुत से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे सैलिसिलिक डिफरेंट पेशेंट के लिए। अब जैसे एक्नी प्रोन पेशेंट है उसमें हम सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हैं। तो ये हम जो मेडिकल में डिफरेंस ये होता है कि हम पेशेंट की स्किन के अकॉर्डिंगली हम अपना जो प्रोडक्ट होता है या कंज्यूमेबल है वो यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू पेशेंट। द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप एंड स्किन क्वालिटी। ठीक है। उसके और पेशेंट टू मुताबिक पेशेंट वेरी करेगा। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है। तो हाइड्रा फेशियल के बारे में अगर मैं बताऊं ना आपको, थोड़ा सा अगर नॉलेज देना जी चाहूँ, जी। तो हाइड्रा फेशियल के मेन 3-4 स्टेप्स हैं जी। ठीक है। नंबर 1 डीप क्लेंजिंग मॉइस्चराइजेशन, उसके बाद एक्सफोलिएशन, उसके बाद हम उसमें जो सक्शन होती है या जो हम प्रोडक्ट लगाते हैं उसके 3 आगे फर्दर स्टेप्स होते हैं। उसके बाद लास्ट में हम एलईडी को लगाते हैं, क्योंकि एलईडी जो है वो अगर ब्लू एलईडी लगाते हैं वो एक्नी फेसेस के लिए होती है, ड्राई फेस के लिए हम रेड एलईडी लगाते हैं। तो ये बेसिकली आता है सारा मेडिकल कवर में आ जाता है। ठीक है। उसमें आगे लोगों ने बहुत फैंसी बना दिए, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी साथ ऐड कर लेना। लाइक ये समझ लें कि आप अपने हाइड्रा फेशियल को मोर अट्रैक्टिव, मोर फैंसी बनाने के लिए उसमें स्टेप्स ऐड कर देते हैं।
ठीक ठीक है। है। तो ये जी सारा आता है हमारे मेडिकल के अंदर, हाइड्रा फेशियल। अच्छा, और आपने मेल और फीमेल में बिल्कुल इस तरह, मेल की स्किन थोड़ी हार्ड होती है, फीमेल की सॉफ्ट होती है, तो हम उसमें सोल्यूशन जो है उसकी परसेंटेज में डिफरेंस लेके आते हैं। ठीक ठीक है, है। ये चॉइस डिफरेंट होती है। दूसरा आपने बताया लेजर हेयर रिमूवल का। अच्छा, पहले तो ये था लेजर हेयर रिमूवल वाज नॉट वेरी फेमस इन मेल पेशेंट। अब चूंकि मेल को भी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन दोनों में डिफरेंस जो है वो ये होता है कि मेल में चूंकि एक हार्मोन है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ सेशन ज्यादा करने पड़ जाते हैं। फीमेल जो है उसमें लेजर हेयर रिमूवल जो है उसमें हमें नंबर ऑफ सेशन हमारे जो, अगर कोई एंड्रोजेनिक हार्मोन डिस्टर्ब नहीं है, कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो हमारे पास 8 to 10 सेशन में यूजुअली हम रिजल्ट दे देते हैं। और 10 days बिफोर आप करवा सकते हैं जी, बिल्कुल। इससे आपको हेयरलेस फेस हो जाता है, आपको स्किन में ग्लो भी नजर आता है। ठीक हो गया। ठीक है। डॉक्टर साहब, बोटॉक्स की बात होती है, हम्म। बोटॉक्स क्या है, ठीक कब है। कब कहाँ कहाँ किया जाता है? अच्छा जी, बोटॉक्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट, आपने आजकल तो आपने देखा होगा जितना भी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी, और बहुत से ऐसे फेसेस रिवील हुए हैं इस रमज़ान के अंदर जिसमें ओवर बोटॉक्स किया गया है, तो मैं इसलिए बोटॉक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, बोटॉक्स जो है ना, इट्स अ बोtulinum न्यूरोटॉक्सिन बेसिकली। ठीक है, तो ये जो है, ये टॉक्सिन हमारे मस्कुलर लेवल पे जाके मसल को पैरालाइज करता है, रिलैक्स कर देता है। ठीक है, तो हम जिस एरिया पे भी हमारे रिंकल्स होते हैं, जैसे फोरहेड है, आईज के अराउंड रिंकल्स आते हैं, ये हमारा फोरहेड का मसल होता है जिसको हम फ्रंटालिस मसल कहते हैं। एज के साथ साथ जो है ये इसमें ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस फोरहेड के ऊपर अपीयर हो जाती हैं। इसी तरह हमारी जो आईज के साइड है, इसको हम क्रॉस फीट कहते हैं। फेस के ऊपर डिफरेंट एरियाज के ऊपर डिफरेंट तरह की लाइंस आती हैं। वो लाइंस जो हैं वो बेसिकली अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत एक सिस्टम बनाया है कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर हर मसल की एक ओरिजिन होती है और एक एक्सर्शन पॉइंट होता है। ऐसे। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन किसी भी बॉडी पार्ट में आ जाए, हमारी पूरी बॉडी में फर्क नजर नहीं आता। लेकिन खुदा ने बहुत खूबसूरत हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को बनाया हुआ है जो हमारे एसोसिएटेड हैं विद अवर मसल्स। इनका इंसर्शन है, ओरिजिन है, और इंसर्शन जो है वो हमारी स्किन के अंदर जाके होता है। ठीक। इसलिए जब भी हम फेस में हमारा फेस एक्सप्रेशन देते हैं तो हमारे फेस के ऊपर एक लाइंस अपीयर होती हैं जो हमारी या तो सैडनेस को या स्माइल को रिलेट कर देती हैं। तो हम बेसिकली जब ये लाइंस बन जाती हैं तो इनको हमने सॉफ्ट करने के लिए, उस मसल को रिलैक्स करने के लिए हम उस मसल के एरियाज पे लगाते हैं। ठीक। ठीक है, अब ये तो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अलावा बोटॉक्स बहुत से और एरियाज पे भी लगाया जाता है। फेस में तो आप हम जो आईज के जब स्माइल करते हैं तो साइड्स पे, आईज के साइड्स पे लाइंस बनती हैं, इसको क्रॉस फीट कहते हैं। इनको खत्म करने के लिए लगाते हैं। फोरहेड पे लगाया जाता है। एज के साथ साथ जो हमारी ये मैरिनेड लाइन है, लिप्स के कॉर्नर ड्रूपी हो जाते हैं, हम इस पे लगाते हैं। नेक को थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए लगाया जाता है, नेक बैंड्स को खत्म करने के लिए लगाया जाता है जी। अक्सर पेशेंट के जैसे फेस, लोअर फेस जो है वो बहुत ब्रॉड होता है, मेस्टिकेशन, हैवी मेस्टिकेशन, ये अक्सर जो होता है वो ड्यू टू ग्राइंडिंग ऑफ टीथ की वजह से जो मैसेटर मसल होता है ये हमारा बड़ा हाइपरट्रॉफिक हो जाता है। ये फेस को ब्रॉड लुक देता है। इसमें हम मसल को रिलैक्स करने के लिए लगाते हैं, उससे आपका फेस कंटोर हो जाता है। ठीक है, ये तो कॉस्मेटिक या एस्थेटिक हमारे हैं जो एरिया जहाँ पे हम लगाते हैं। इसके अलावा जो है ना, इसको हम हाइपर हाइड्रोसिस में लगाते हैं। अक्सर लोगों के हैंड्स में, फीट में, अंडर आर्म्स के अंदर ओवर स्वेटिंग होती है जो पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज कर देती है वक्त के साथ साथ। उसमें हम ये करते हैं। उसमें क्या क्या होता है कि ये आपके जो ग्लैंड्स हैं उनको बेसिकली श्रिंक करता है, और वो आपकी ऑयल प्रोडक्शन और साथ आपके स्वेट प्रोडक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, तो एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। ठीक। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट इंप्रूविंग की बेशुमार क्रीमें, जी जी, बेशुमार ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है। फीमेल अगर अपने ब्रेस्ट को, अपनी छाती के साइज को बढ़ाना चाहे तो एस्थेटिक उसमें क्या रोल अदा? अच्छा, इसमें एस्थेटिक में क्योंकि ये कुछ जेनेटिकली भी होता है, कुछ लोग एज के साथ साथ जब वेट लॉस करते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें दो हमारे पास मेन प्रोसीजर हैं। एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा इसको शेप नहीं बना सकते, लेकिन जो प्लास्टिक सर्जरी है, एस्थेटिक सर्जरी है, उसमें ज़रूर कवर होता है। उसमें होते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, फैट ट्रांसफर भी किया जाता है, कुछ फिलर हैं जो भी कवरेज काफ़ी कुछ हद तक दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ग्रॉस आपको डिफरेंस चाहिए तो फिर उसमें जो इम्प्लांट्स की जाते हैं और फैट ट्रांसफर किया जाता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव। वो ज़्यादा इफेक्टिव है और लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट डेफिनेटली शो करता है। इसी तरह डॉक्टर साहब, फिलर, जी जी। इनका इस्तेमाल कब और कैसे?
अच्छा, फिलर जो है ना, देखिए डॉक्टर तनवीर, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी जगह को, किसी भी एरिया की आपने शेप को एनहेंस करना है, बढ़ाना है, वॉल्यूम रिप्लेस करना है, तो हम फिलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसमें एज का बड़ा इसमें रोल है जी। एज के साथ साथ हमारा जो फैट पैड है वो ऐसे सा कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जब भी हम एज की तरफ जाते हैं तो चीक में हॉलोनेस, आईज के अंदर हॉलोनेस आ जाती है, फ्लैट हो जाते हैं स्माइल करने के बावजूद, चीक जो है वो प्लम्प नहीं लगते, तो हम उसको फिलर से कवर करते हैं। अक्सर जो है वो सम टाइम पेशेंट या क्लाइंट जो है उनकी चिन बड़ी छोटी होती है, तो चिन को ऑगमेंट करने के लिए हम करते हैं ताकि उनकी चिन में एक हार्मनी आ जाती है। और सम टाइम डबल चिन को भी कवर करने में वो हेल्प करता है। नोज की छोटे नोज हैं तो उनको थोड़ा सा हम उसमें हेल्प करते हैं, उनको थोड़ा शेप देने के लिए। और इसी तरह से बहुत से और एरियाज हैं जी, बॉडी के भी बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे हम फिलर से कवर करते हैं। ठीक। सो स्माइल लाइन आप बड़ा एक आम सा एरिया है जी। लाफ लाइन, स्माइल लाइन, जब आप हम स्माइल करते हैं तो ये जो हमारे नेजोलेबियल फोल्ड्स हैं ये बहुत गहरे हो जाते हैं, तो एज के साथ साथ हम इसको भी कवर करते हैं जी। ठीक। डॉक्टर साहब, दूसरा हमने देखा कि डबल चिन का हमारे बर जी आज़म एशिया में बहुत ज्यादा मसला है। ट्रू सही तो कहा डबल चिन के साथ मेल फीमेल दोनों बड़े डिस्टर्ब होते हैं और वो जी जी, चाहते हैं कि मेरी गर्दन जो है ना स्लिम स्मार्ट लगे। बिल्कुल सही। तो इसका एस्थेटिक में क्या रोल है? अच्छा, इसमें डबल चिन ना समटाइम ऐसा होता है कि आप का फैट होता है, ठीक है। फैट अगर होता है तो उसमें हम फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस जो हैं वो लगाते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और उसके तकरीबन 4 to 6 सेशन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो वो भी हेल्प करते हैं फैट को कम करने के लिए। अब जब फैट कम होता है तो उसके साथ ना स्किन जो है वो काफ़ी लूज हुई होती है, ठीक है। फैट के अलावा अगर स्किन लूज हुई है तो उसमें हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है, हम माइक्रो नीडलिंग्स करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड बेसिस हमारे पास जो मशीन्स हैं, जो जैसे हाइफू है, ठीक है, हमारे पास एक्सेलिस है जो अल्ट्रासाउंड और रेडियो फ्रिक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है, उससे हम स्किन टाइटनिंग करते हैं। तो दोनों को हम पैरेलल लेके चलते हैं, ठीक है। हमने फैट को भी कम करना है और हमने साथ में साइमल्टेनियसली स्किन को भी टाइटन अप करना है, ठीक है। तो उसमें हम ये तो नॉन इन्वेसिव में आ जाता है। अगर किसी की बहुत स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा आप फील करते हैं कि फैट है, डबल चिन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम सर्जिकल अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं। तो सर्जरी के थ्रू हम लाइपोसक्शन करते हैं, उसमें हम सर्जिकली फैट को भी रिमूव कर देते हैं और साथ में आपके स्किन टाइटनिंग के लिए वेजर लाइपो होता है, तो वो साथ स्किन टाइटनिंग का इफेक्ट भी दे देता है, ठीक ठीक है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि एस्थेटिक का अगर रोल देखना हो तो हमारी सीएम साहबा को देखें। बिल्कुल क्या सही। सीएम साहबा की खूबसूरती एस्थेटिक के थ्रू है? इसमें मिथ है या रियलिटी? अच्छा, ये आपने बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक टच कर लिया अच्छा, मैंने चूंकि इत्तेफाक हॉस्पिटल में बहुत अरसा काम किया है, ठीक है, और माशाल्लाह से बहुत दफ़ा ऐसा हुआ था कि उनकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ऑनेस्ट स्पीकिंगली वो बहुत खूबसूरत उनकी स्किन है, उन सबकी, मतलब जितने भी पीएमएल नून हमारी वजीर आजम हैं, वजीर आला हैं, ठीक है, इसके अलावा उनके फादर हैं, तो माशाल्लाह से उनकी स्किन बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और कुछ एस्थेटिक का भी रोल हो सकता है, मैं इसको हल्फन इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास उसकी कोई एविडेंस एविडेंस नहीं नहीं है। है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वक्त के साथ साथ डेफिनेटली जी कुछ ऐसी मोडालिटीज हुई हैं जिसकी वजह से माशाल्लाह शी इज स्टिल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और यंग, ठीक है। ठीक। और कुछ किरदार उनके जीन्स का है जो, जिसकी वजह से स्टिल माशाल्लाह शी इज वेरी एस्थेटिक ब्यूटीफुल। से कोई आम पेशेंट अगर बेनिफिशियरी होना चाहे या बेनिफिट्स लेना चाहे तो क्या वो सेम इस तरह की पोजीशन पे आ सकता विदाउट है एस्थेटिक प्रोसीजर के साथ? बिल्कुल आ सकता है। यानी अगर वो अपने ऊपर कुछ अपने लगाए, पेमेंट लगाए तो कुछ रिजल्ट जी मिल जी सकता बिल्कुल, पेमेंट लगाने पे आप इसको कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशंस, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशंस। हो तो सकती आप है। पेमेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, औरतों को नेल की खूबसूरती का बड़ा शौक होता है। जी हाथों और पाँव के नेल्स को खूबसूरत वो कैसे करती हैं और एस्थेटिक में इसको किस तरह खूबसूरत बनाया जाता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि हम सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि नील की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो हम इसके साथ जो फेशियल्स वगैरह और साथ में जो जो हम, मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि जो ट्रीटमेंट मैं फेस पे करूँ वो मैं नेक पे करूँ, और जो मैं नेक पे करूँ वो मैं हैंड्स पे ज़रूर करूँ, ठीक है। क्योंकि आपकी जो एजिंग है ना वो समटाइम आपकी नेक बताती है और समटाइम आपके हैंड्स बताते हैं। तो जो हैंड्स जो की, प्रोसीजर फेस पे वही वो नेक पे करें, और जो नेक पे ले रहे हैं वो हैंड्स पे ज़रूर करें, क्योंकि ठीक। ये तीनों जो है साइमल्टेनियसली आपका जो है वो एज फैक्टर जो है वो इसको इंडिकेट कर रहे होते हैं।
तो हैंड की भी इसी तरह जो फेशियल्स होते हैं वो हम हैंड्स पे भी करते हैं। इसके अलावा जो प्रोफाइलो है, हैंड्स के ऊपर भी बायोस्टिमुलेटर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। पीआरपीज़ की जाती हैं हैंड्स पे, जो रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर आती हैं, जो एंटी एजिंग प्रोसीजर्स हैं वो सब हम हैंड्स पे भी करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि किसमें क्या रिक्वायर्ड है। ठीक हो। डॉक्टर साहब, मैं सारी उम्र एक ही क्रीम लगाती थी या लगाता था तो मैं ठीक रहती थी। अब क्या हो गया, कौन सा दौर आ गया कि वो क्रीमें काम करना छोड़ गई? अच्छा, उसमें ये होता है कि जो पहले जब लाइक मेरी जो मदर की एज थी उस टाइम पे मैं सुनती थी वो लोग पेट्रोलियम जेली दो, लगाते हाँ जी, दो बड़ी फेमस क्रीम्स होती थी वो लगाते थे। अच्छा, उस टाइम चूंकि डाइट बहुत अच्छी थी, फिर एक लाइफस्टाइल था प्रॉपर वे में, एक टाइम था उठने का, सोने का, फिर आपके आपके ऊपर इतना स्ट्रेस लेवल नहीं था, ठीक है। और ये जो मोबाइल के हैं, ये स्क्रीन टाइम्स के ऊपर जो हम, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, इन सब चीज़ों का उस टाइम इतना इफेक्ट नहीं था। अब ये समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में अब वो उस तरह की क्वालिटी में नहीं है, इसलिए वो क्रीम अब फायदेमंद नहीं है। डॉक्टर साहब, आंखों की खूबसूरती कैसे मुमकिन है? अच्छा, आईज की खूबसूरती जो है वो बिल्कुल, जी, तो आपका कलर तो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली जो है वो आपको मिला होता है, ठीक है। जो खूबसूरत आंखें जो हैं वो अल्लाह ताला की देन है। इसके अलावा हम इनको एनहेंस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे थोड़ा सा ब्रॉड आईज को थोड़ा ज़्यादा ओपन करने के लिए सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। आई और आईब्रोज का आपस में बड़ा एक रिलेशन है। आपकी आईब्रोज की शेप बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। वो हम एक मैप होता है, वो प्रॉपर हम मैपिंग करते हैं कि आईब्रोज को किस तरह मेंटेन किया जाए अकॉर्डिंग टू योर आईज। और आईज की रिजुविनेशन के लिए भी हमारे पास बहुत से प्रोसीजर हैं, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर। ये साल्मन डीएनए फिश बेसिकली स्पम्स होते हैं, जिसमें टेंडेंसी होती है कि ये कोलेजन को बिल्डअप करती है। तो एज के साथ साथ जब फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन आना शुरू होती है तो हमारी आंखों से जाहिर होता है कि हम एज में जा रहे हैं। उस टाइम पे ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, पीआरपी है, रीजनरेटिव मेडिसिन हैं, उसको भी हम कवर कर सकते हैं आंखों को और एनहेंस और खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, लिप्स को इनहेंस कैसे किया जा सकता है और इसकी खूबसूरती को बरकरार कैसे रखा जाए? अच्छा, लिप्स जो है, अब लिप्स में अगर तो आपका कलर खूब अच्छा है, सनब्लॉक, अच्छा सनब्लॉक के बारे में ना ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उसको जस्ट फेस पे अप्लाई करना चाहिए, बट अभी बहुत अच्छे जो ब्रांड्स हैं, जो बहुत अच्छे, जो प्रॉपर मेडिकली कवर करते हैं, वो आपके लिप बाम के अंदर भी वो आपको सन, फिजिकल और केमिकल सन जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप उसको कवर करें ताकि आपके लिप्स की पिगमेंटेशन ना हो। सेकंड पे थोड़ा प्लम्प हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलुरोनिक एसिड फिलर्स, जो हम यूज़ करते हैं, वो थोड़ा शेप को बनाने के लिए, उसको प्लम्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उससे आपके लिप्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, यू। और आपने बड़ी खूबसूरत, मुदल्लल और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की। हम जब स्टूडियो में होते हैं, टाइम लिमिटेशंस होती है, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। हमारे पास आखिरी 1 मिनट है, जिसमें डॉक्टर सहरश फयाज का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? जी, मैं पब्लिक को यही जो है थोड़ी अवेयरनेस देना चाहूँगी कि जब भी आप किसी सेटअप पे जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन को ज़रूर फॉलो करें और एक टाइम दें प्रिस्क्रिप्शन को कि वो आपके फेस के ऊपर इफेक्ट करे। नंबर 2, आप उनकी क्रेडेंशियल जो हैं, डॉक्टर की जो प्रैक्टिशनर है उसकी ज़रूर देखें, और इसके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, एस्थेटिक में जी एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। क्वालिफिकेशन तो डेफिनेटली करती है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि उस डॉक्टर ने कितने नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं, क्लाइंट्स जो हैं वो डील कर चुके हैं। और अवॉइड चीप प्रोडक्ट प्लीज़। और आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, और इसके अलावा जो है मैं आपका अपना नंबर शेयर कर दूंगी, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर सहरश फयाज हमारे साथ मौजूद थी। मैंने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ उनके सामने रखें, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर सहरश फयाज और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।